हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन आज हम लोग पढ़ेंगे, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसमें हम आज केवल प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक, आगे जो वीडियो होगा इसमें प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, आज का हमारा पहला सवाल है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जा सकता है? तो आपको अगर पता हो कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। आभासी या काल्पनिक बोल सकते हैं इसको। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इसमें बोला है क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। और समतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। जैसे में ये क्या है? समतल दर्पण है। ठीक, ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है। इसका ऊपर वाले को इसको परावर्तक सतह बोलते हैं, नीचे वाले को रज्जित सतह बोलते हैं। तो जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? आपका ऑप्शन पहला है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण। दोनों में इनमें से कोई नहीं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, लेकिन समतल दर्पण में जो है केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मतलब इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देखिए, जिससे आपको क्या हो, आसानी से पूरा क्वेश्चन याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, दांत विशेषज्ञ द्वारा किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों का दांत देखा जाता है? ठीक है, मरीजों का दांत देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण का उपयोग करके गलत है, उत्तल दर्पण का उपयोग करके, अवतल दर्पण का, इनमें से सभी का उपयोग करके। तो नहीं, इसका ऑप्शन 3 सही है। अवतल दर्पण का उपयोग करके दांत विशेषज्ञ द्वारा दर्पण, जो अवतल दर्पण होता है ना, उसका उपयोग करके दांत विशेषज्ञ द्वारा दांतों को देखा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए, आवर्धन होता क्या है? m बराबर HI बटा HO। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। आई होप आपको समझ, जो नहीं पता उसको लिख लीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, जो नहीं पता उसको आराम से लिख लीजिए। ठीक है, तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है HI बटा HO, मतलब प्रतिबिंब ऊंचाई बटा वस्तु ऊंचाई। ठीक, यदि आवर्धन का मान निगेटिव होता है तो जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगर m का मान अगर पॉजिटिव होता है तो काल्पनिक तथा सीधा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। m का मान अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? काल्पनिक होगा और सीधा होगा। अगर ऋणात्मक होगा तो क्या होगा? वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो इसका आंसर होगा ऋणात्मक वाला का वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो आपको पता होगा कि F बराबर R/2 होता है। देखिए, F R का वक्रता त्रिज्या मतलब R 32 बटा, सॉरी ये 2 रहेगा। F बराबर R/2 होता है। ठीक है, F बराबर R/2। R का मान 32 दिया और 2 मतलब 16 आएगा। इसमें ऑप्शन में 16 एक प्लस में भी दिख रहा है, माइनस में भी दिख रहा है। आपको अगर पता हो कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो प्लस में होती है। ठीक है, इसका आंसर होगा +16। ठीक, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर यही उत्तल दर्पण में पूछा होता तो -16 आंसर होता। तो इसका सही आंसर होगा +16, कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर निकालना हमको तो वो प्लस में होता है, हमेशा याद रखिएगा।
और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। परिवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो आपको अगर परिवर्तन का नियम याद होगा तो याद होगा I बराबर R, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन आपतन कोण बराबर होता है परिवर्तन कोण के, पहला ही सही हो गया, ठीक है। तो परिवर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक, आप इसको याद करिएगा जरूर। 7 नंबर की तरफ चलते हैं बिना लेट किए। ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है, ये आपको पता भी होगा। ऑप्शन में 1, 2, 3 और 4 है और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2। परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला I बराबर R और एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ताकि आपको याद होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश रूप है, ऊर्जा का, धारा का, शक्ति का, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको प्रकाश के गुण याद हो तो याद होगा प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, धारा नहीं है, शक्ति नहीं है, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा, ठीक। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, इसका ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रकाश गमन करता है वक्र रेखा में, गोलीय रेखा में, सीधी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं गमन करता है, एकदम सीधा गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? एकदम सीधे गमन करता है, ठीक है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन है हवा में, पानी में, शीशा में, निर्वात में। देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। 3 लाख किलोमीटर, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है और 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसी को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बोला जाता है। और सबसे ज्यादा चाल किसमें होता है? निर्वात में। 2 नंबर पे हवा में होती है, निर्वात से थोड़ा सा कम हवा में होता है। हवा में 2,99,000 कुछ होता है। और इसके बाद जो होता है पानी में होता है। पानी में होता है 2.5 लाख की स्पीड इसकी, और कांच में होता है 2,25,000 की स्पीड, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा कहीं। देखिए निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, हवा में उससे कम होता है। निर्वात में 3 लाख होता है, हवा में भी लगभग 3 लाख होता है, 2,99,000 मतलब लगभग 3,000, ठीक। शीशा में होता है 2,25,000, सॉरी शीशा में 2 लाख होता है। शीशा में जो होता है वो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, सॉरी 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और पानी में जो होता है वो 2,25,000 होता है। गलती के लिए माफी चाहूंगा, इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। निर्वात में 3 लाख होता है, हवा में 2,99,000 होता है, शीशा में 2,25,000 होता है, सॉरी शीशा में 2 लाख होता है और पानी में 2,25,000 होता है। तो इसको सही कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, पुनः होना चाहिए यहाँ पे, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट, इस माध्यम में उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का परिकिरण। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश का परिकिरण। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर और वापस लौट जाती है तो उसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है, तो आप बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर कमेंट करिए। चलिए तो इसका आंसर होगा दूसरा 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। निर्वात में भी मैंने बताया था निर्वात में 3 लाख होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है और 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर, प्रकाश का चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? न्यूटन ने, गैलीली ने, स्नेल ने, रोमन ने। तो इसका सही आंसर होगा रोमर ने, ठीक। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने किया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर गाड़ी के जो साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है?
साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 15 नंबर। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का बना होता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्च लाइट होता है उसका जो परावर्तक सतह बना होता है उत्तल दर्पण का बना होता है। किस दर्पण का बना होता है? उत्तल दर्पण का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की तरफ पढ़ते हैं। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? देखिए तरंग के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ कि तरंग दो प्रकार का होता है। एक जो सीधा चलता है उसे अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, एक जो ऐसे चलता है उसे अनुदैर्घ्य तरंग बोला जाता है। ठीक है, इसे अनुदैर्घ्य तरंग बोला जाता है। जो सीधा चलता है उसे अनुप्रस्थ, जो ऊपर नीचे गमन करता है उसे अनुदैर्घ्य। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो कौन हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं हम लोग। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अप्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका अपना प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है, ऑप्शन में वही चारों है अप्रदीप्त, प्रदीप्त, दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अप्रदीप्त। जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है वो अप्रदीप्त होता है, जिसका अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वह किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। देखिए किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। एक होता है कि जो एक बिंदु से निकलती है, एक बिंदु से निकलती है और फैलती चली जाती है, उसे हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। एक होता है जो एक दूसरे के समानांतर होता है। इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, उसे कहा जाता है समानांतर किरण पुंज। एक किरण पुंज होता है जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपसारी किसे कहते हैं? एक बिंदु से निकलती है उसे अपसारी है। अपसारी है हमारा, ये समानांतर है हमारा, और ये अभिसारी है। ठीक, एक बिंदु से निकलती हुई फैलेगी तो अपसारी, एक समानांतर होगा तो समानांतर, एक बिंदु पर मिलेगा तो अभिसारी। तो इसका आंसर हो जाएगा फैलती जा रही है ना तो अपसारी होगा। पहला नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 20। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि अगर भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में अगर वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होती है, अभी ये भी मैंने बताया था कि जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होती है उसे क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आपको याद हो आई बराबर आर। आई बराबर क्या होता है? आर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं हम लोग। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ निकला हो उसे क्या कहते हैं? देखिए ये दर्पण है, देखिए ये भी, अगर इसको, ये हमारा क्या है, इसको रंजित कर दिया, रंग दिया गया, इसको एक बार बाहर से रंगा गया, इसको अंदर की तरफ से रंगा गया। देखिए ठीक है, तो इसका ये परावर्तक सतह है, जो अंदर है ये इसका परावर्तक सतह है, और इसका परावर्तक सतह इधर है। ठीक है, ये वाला इधर जो दिख रहा है ना, ये हिस्सा इसका परावर्तक सतह है, इसके अंदर ये परावर्तक है। देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला, इसका परावर्तक सतह बाहर निकला है, बाहर निकला होता है ना, उससे उठा, उससे उत्तल। देखिए जिसका परावर्तक सतह उठा हो, उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका धसा है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए इसका परावर्तक धसा है, अंदर की तरफ है, तो इसे अवतल बोलेंगे, जिसका उठा है उसे उत्तल कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला मतलब उठा हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं हम लोग। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धसा, अभी मैंने बताया कि जिस दर्पण का परावर्तक अंदर धसा होता है क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर।
जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल, देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। शुरू में मैंने डिफिनेशन बताया था कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, ये ऊपर वाला परावर्तक सतह है और नीचे वाला रजजित सतह है, ठीक है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं हम लोग। किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है? देखिए वैसा दर्पण बताना है जिसमें हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई, देखिए इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण जो हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जो वास्तविक और उल्टा भी बनाता है और छोटा, बड़ा और बराबर भी बनाता है। समतल दर्पण हमेशा बराबर बनाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ियों के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन आपके 4 हैं, उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और गाड़ियों के हेडलाइट में अगर पूछ दिए तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हेडलाइट में पूछ दिए, जो आगे जलता है देखे होंगे आप लोग, उसमें किया जाता है अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गाड़ियों के हेडलाइट में, देखिए अभी मैंने बताया और पूछ भी दिया, गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन। रोगियों की आंख, नाक, कान भी होना चाहिए, आंख, कान, नाक देखने के लिए डॉक्टर द्वारा कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। आंख, कान, नाक देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रोगियों का आंख, कान, नाक देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया। देखिए ऑप्शन आपके उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण में से कोई नहीं। स्ट्रीट लाइट में किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, में से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 32 नंबर। दर्पण के चौड़ाई को क्या कहा जाता है? लंबाई, चौड़ाई, द्वारक, इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है द्वारक, ठीक। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? द्वारक। क्वेश्चन नंबर 33। वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है। देखिए मान लेते कोई दर्पण है ये, और ये इसका ध्रुव P है, और ये इसका फोकस बिंदु है, और ये इसका C है। C मतलब वक्रता केंद्र। देखिए बोला है कि वक्रता केंद्र C और ध्रुव से होकर जाने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? देखिए होकर जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। C और P से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष कहा जाता है, ठीक है। 34 नंबर। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? देखिए अभी मैंने जो बनाया था इसमें ये P था और ये C था। C और P का जो मध्य बिंदु होता है उसे F कहते हैं। F बनाया भी था मैंने, F मतलब फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र मतलब C और ध्रुव मतलब P, दोनों के मध्य बिंदु को कहा जाता है F। F मतलब फोकस बिंदु कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पर। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ऑप्शन आपके हैं ध्रुव पर, फोकस पर, अनंत पर, फोकस और ध्रुव के। देखिए कोई भी दर्पण हो अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, याद रखिएगा। कोई भी दर्पण हो अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अगर कोई वस्तु है अगर फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जस्ट उल्टा होता है, देखिए अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा और फोकस पर होगा तो अनंत पर बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी दर्पण हो अनंत पर हो तो फोकस पर बनेगा और फोकस पर हो तो अनंत पर बनेगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन आपके ध्रुव पर, फोकस पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर जब भी अवतल दर्पण पर रखा जाता है वस्तु तो बनाता है वक्रता केंद्र पर ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सॉरी,
उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में मैंने अभी बताया था, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है और काल्पनिक होता है। याद रखिएगा, सीधा और काल्पनिक होता है और छोटा होता है, ये भी याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। एकदम याद रखिएगा इसको कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए ऑप्शन है सीधा उल्टा, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है, सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है, ठीक। लेकिन उत्तल दर्पण में सीधा बनता है, छोटा बनता है और काल्पनिक बनता है। 39 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो होते हैं उल्टा होते हैं। अगर पूछ दे काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होते हैं, तो हमेशा सीधा। याद रखिएगा, वास्तविक उल्टा होता है और काल्पनिक सीधा होता है, ये पेयर हमेशा याद रखिएगा। वास्तविक उल्टा होता है और काल्पनिक सीधा होता है, ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होते हैं। अभी मैंने बताया कि सीधा होते हैं, काल्पनिक सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है पॉजिटिव, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है नेगेटिव, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। 42 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 32 क्वेश्चन। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी में से 2 क्वेश्चन आपको टेस्ट के लिए दे देता हूं, आप उसका आंसर कमेंट करिए, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 35 का आपको ऑप्शन कमेंट करना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, चाहे 1 to 3 में भी कर सकते हैं। और 35 का एक और दे रहा हूं आपको कमेंट करने के लिए, गाड़ियों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो 28 नंबर का आपको कमेंट करना है और 35 नंबर का कमेंट करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। चलिए धन्यवाद।